Hello everyone. Um, Today we will discuss about creation of vendors. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू गेट रॉ मटेरियल्स और उसमें हमने क्रिएट किए थे 600 ml बॉटल 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर 3 5 एंड 90 लीटर बॉटल्स और आपसे कहा था कि यू हैव टू क्रिएट दिस रॉ मटेरियल्स एज होम असाइनमेंट। तो प्लीज़ मुझे ज़रा कंफर्म कीजिए कि किस किस ने इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया प्लीज़। जी सर। तो अच्छा, S/HANA 2023 में इसका मेथड चेंज है। मेथड क्या चेंज है कि जो ओल्ड वर्जन्स थे आप उसमें यूज़ करते टी वर्ड्स MK01 जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कम टू लॉजिस्टिक्स देन MM देन परचेजिंग देन आप आ जाए मास्टर डेटा और मास्टर डेटा में आप आ जाए वेंडर। ओके, तो यहाँ पे परचेजिंग भी है, सेंटर भी है और यहाँ से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, सॉरी क्रिएट कर सकते हो MK01 से। तो अब देखिएगा, अब ये देखें, ये सिस्टम आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन BP एज ट्रांजैक्शन के MK01 इज ऑब्सोलीट। तो इसके लिए आप यूज करते हो BP। if you have to create vendor, if you want to get customer, you just use BP, okay, for both, then enter। और इसमें वी हैव थ्री ऑप्शंस, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड ग्रुप है। वी हैव थ्री ऑप्शंस, यू कैन चूज वन ऑफ दिस। तो आम तौर पे जो कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ही चूज करती हैं। अब यहाँ पे आपके पास तीन चीजें हैं, क्या है? बिजनेस पार्टनर है, क्रिएट इन बीपी रोल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ग्रुपिंग। यहाँ पे बीपी रोल में आपने ये बताना है कि व्हाट यू हैव टू क्रिएट। फॉर एग्जांपल यू हैव टू क्रिएट कस्टमर और वेंडर। बात करते ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स भी है, कुछ कस्टमर जो है वो भी आप बिजनेस के कंपनी के पार्टनर्स ही एक किस्म के बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो क्या ये तमाम कंपनीज डायरेक्ट अपने जो एंड यूजर्स को प्रोडक्ट सेल करती हैं या इंटरेक्ट सेल करती हैं? जल्दी बताएं तमाम मेंबर्स, प्लीज इसका आंसर दें। क्या ये तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अपने कंज्यूमर है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कस्टमर, एक होता है क्लाइंट, तो कंज्यूमर जो है वो एंड यूजर होता है, कस्टमर को सेल करती है। सॉरी, देखें फॉर एग्जांपल कुछ लोग कराची से हैं, कुछ लाहौर में हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं। तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट पेप्सी के, जैसे कि इस्लामाबाद में वो है आपका हैदरी बेवरेजेस है, कराची में भी मतलब कि ऐसे वो पेप्सी का एक सेटअप है। तो लेट से कि आपको अगर पेप्सी चाहिए तो आप कहाँ से जाके लोगे? शॉप से लेंगे या पेप्सी की फैक्ट्री से जाकर लोगे, भाई मुझे एक पेप्सी दो, वो बोलेंगे जय बीबी माफ करें? क्या ख्याल है? ऐसे ही ना? सर शॉप से लेंगे। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर आप देखें शुगर, आप देख लो, सीमेंट देख लें आप, तो इसी कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर आपको चाहिए ना, तो आप क्या करते हो, आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं। लेट से कि आपको सीमेंट चाहिए, तो आप ये फौजी सीमेंट या बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री में तो नहीं जा सकते कि सर आप हमें 10 किलो या 20 केजी या 100 केजी आप सीमेंट दें, वो आपको कभी भी नहीं देंगे। तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, ये उनके एक किस्म के पार्टनर्स ही कहलाते हैं। अंडरस्टूड? और इसी तरीके से ये जो कंपनीज का जिनका मैंने नाम लिया है बेवरेजेस सेक्टर की, तो बेवरेजेस सेक्टर में मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आप सबसे कहा था कि यू मस्ट हैव मिनरल वाटर बॉटल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप में से किस किस के पास पानी की बॉटल नहीं है? अच्छा सर बॉटल तो है, कोई इशू नहीं है। ओके,
तो आप ये देखें कि मतलब कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक है एम्प्टी बॉटल, एक होती है फिल्ड बॉटल। एम्प्टी बॉटल का मतलब क्या होता है कि भाई आपने वेंडर से परचेज की, देन आपने वाटर को प्रोसेस किया, उसको फिल्टर किया, उसको वाटर में फिलअप किया, देन वाटर की पैकिंग की, एंड देन आपकी एक नई प्रोडक्ट बन जाती है जिसको हम कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है। फिनिश प्रोडक्ट जो है आप कस्टमर को सेल करते हो और रॉ मटेरियल जो है वेंडर से परचेज की जाती है। अंडरस्टूड? तो हियर वी हैव टू मेंशन बीपी रोल। बीपी रोल क्या है? क्या वो कस्टमर है, क्या वो वेंडर है, या डोमेस्टिक वेंडर है, या इंटरनेशनल वेंडर है? और अब्दुल नासिर, आपको भी एक चीज मालूम होगी, आप जो कैसे पे का काम कर रहे हो, यू नो कि वेंडर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। मीन टू टाइम वेंडर को क्रिएट किया जाता है। यू कैन से एक बार वेंडो को एमएम में क्रिएट किया जाता है और एक बार वेंडो को F5 में अपडेट किया जाता है। यू नो? सर इसका कुछ आइडिया नहीं है। ओके, तो इसमें मतलब कि ऐसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल के वेंडर जो है ना, ये परचेसिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वेंडर को क्रिएट करे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम वेंडर को अपडेट इस वजह से करते हैं क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेंडर्स को पेमेंट करनी होती है, वेंडर्स की इनवॉइसेस क्रिएट करना होती हैं। और आपको ये भी फाइनेंस वाले यहाँ पे मौजूद है ना, माशा से इनको भी मालूम होगा कि जब आप वेंडर इनवॉइस क्रिएट करते हो या वेंडर पेमेंट क्रिएट करते हो तो उसमें जनरल एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं। लेट से क्या अगर कंपनी के पास 100 वेंडर्स हैं और आपने अगर उनका जीरो अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो how you can post general entries of all vendor invoices and all vendor payments according to sequence of all given vendors? It's very hard. It's, you can say, it's very hard. It's very hardly possible to manage all general entries of all vendors without updation in finance department. तो बीपी में हम चार काम करते हैं। नंबर 1, क्रिएट डोमेस्टिक वेंडर। नंबर 2, क्रिएट इंटरनेशनल वेंडर। नंबर 3, क्रिएट डोमेस्टिक कस्टमर। एंड नंबर 4, क्रिएट इंटरनेशनल कस्टमर। अब इसमें यह भी चीजें हैं कि जो डोमेस्टिक वेंडर्स होते हैं, इसमें आप के जो क्या से कहते हैं, जो पेमेंट्स हैं वो लोकल करेंसी में होती है। इसमें कोई इंटरनेशनल शिपिंग, कोई इंटरनेशनल इनकम इन्वॉल्व नहीं होती। इंटरनेशनल वेंडर, लेट से कि आपने एक केमिकल मैग्नीशियम आपने इंपोर्ट करना है, वो आपने दुबई से या सऊदी अरेबिया से अगर आपने परचेज करना है, तो उसमें आपकी इंटरनेशनल जो करेंसी इन्वॉल्व होती है, इंटरनेशनल बैंकिंग इन्वॉल्व होती है, इंटरनेशनल टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल जो आपकी शिपिंग है वो भी इन्वॉल्व हो रही होती है। तो ये चार किस्म के जो हैं बीपी रोल्स आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब एक और चीज ये है कि ये जो है ना बीपी रोल्स, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो जितने भी बने ना बीपी रोल्स ना, आप इनको भी डिफाइन कर सकते हैं बैक एंड के ऊपर। लेकिन आम तौर पे वो जो होते हैं ना, वो मतलब कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। और मतलब बाज़ का ये होता है कि वो ऑलरेडी मतलब कि एक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में क्रिएट होते हैं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है वेंडर IS01, मैं इसको चूज़ करूँगा, आप सबने यही चूज़ कर लें, देन क्रिएट। अच्छा, उसके बाद ग्रुपिंग में अगर आप आते हैं तो ग्रुपिंग में भी डोमेस्टिक वेंडर, क्योंकि पहले हम डोमेस्टिक परचेजिंग के ऊपर काम करेंगे, देन वी विल गो टू इंटरनेशनल परचेजिंग। इसमें आप आ जाइए FABCDE, ये भी आ गया। ओके, डी में इसमें जब देखिएगा डी के साथ IS01 होगा। डोमेस्टिक वेंडर्स IS01। एक और चीज़ ये कि यहाँ पे आपने फोकस करते हैं कि जब आप इन दोनों पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे
तो आपके पास जनरेट डेटा के साथ परचेजिंग ऑप्शन भी आना चाहिए। ओके, अच्छा, जब आप परचेजिंग को मतलब जब आपके सामने परचेजिंग आ जाएगा, इसका मतलब कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो इफेक्टिव इंप्लीमेंट किए गए हैं। देन कंपनी, और यहाँ पे आप दीजिएगा डोमेस्टिक वेंडर 001 और कंपनी कोड क्या है KP01। यहाँ पे प्लीज आपने अपने कंपनी कोड को पुटअप कर दिया। अगर आपने सेकंड वेंडर को क्रिएट करने तो आप यहाँ पे करेंगे डोमेस्टिक वेंडर 002 003 004 एंड सो ऑन। यस प्लीज। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग ये भी क्रिएट करें, जैसे कि आपने वेंडर डैश IS01 क्रिएट किया हुआ है, डोमेस्टिक वेंडर्स डैश IS01 क्रिएट किया हुआ है, तो हम भी ये क्रिएट कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली आप पहले इसको एज इट क्रिएट करें, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक इन्वॉल्व है, तो वो मतलब कि काफ़ी टेक्निकल है। मैं समझता हूँ कि अभी आप सब चूँकि फ्रेश डिगी होल्डर्स हैं और SAP में न्यू हैं, तो आप इसी को यूज़ करें। जब आपकी SAP के अंदर एक्सपर्टीज आ जाएगी देन आपको मैं वो भी सिखा दूंगा। ओके, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट एक हिंट दे देता हूँ और उसके नोट्स भी बने हुए हैं। अगर आप में से जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। SPRO देन ING, देन आप आ जाएं क्रॉस एप्लीकेशन प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। यहाँ पे आपके पास है बिजनेस SAP बिजनेस पार्टनर। अब यहाँ पे आपके पास है बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स इसमें आपके पास हैं, देन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको चेंज करना पड़ती हैं। तो यहाँ से आप जो इस पर मैंने मतलब कि नोट्स भी मतलब मेंटेन किए हैं, तो वो भी इन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आई जस्ट रिकमेंड कि आप पहले इजी जो टास्क है उसको यूज़ करो, देन आप जो है जो उसकी वो जो डिफ़िकल्ट टास्क है आप उसको यूज़ करें। अच्छा, फिर इसमें कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाते हैं। अकाउंट रिसीव, अकाउंट्स पेबल, ये आपका गया सप्लायर अकाउंट, ये मास्टर डेट आ गया, और ये इस तरह से आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बैकएंड के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, बात मत कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है सच टर्म मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग लास्ट में पुटअप करने हैं। और डोमेस्टिक वेंडर हम कराची का यूज़ करते हैं, फेडरल एरिया पोस्टल कोड, ये आपने कराची का पुटअप करना है 25-200। सिटी कराची आ जाएगा, कंट्री टीका आ जाएगा, PO बॉक्स 20 कर दें, पोस्टल कोड 25-200, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश आ जाएगी, टेलीफोन 021, और बाकी जो चीज़ें वो आप उसको स्किप कर दो, देन प्रेस एंटर। अच्छा, देन आप आ जाएं एड्रेसेस में, क्लिक ऑन दिस। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए वेंडर जनरेटर। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ओके, अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब आप इसको क्रिएट करेंगे ना तो एक आपके पास बिजनेस पार्टनर कोड आएगा, यहाँ पे एक आपके पास आएगा सप्लाई नंबर आएगा। ओके, देन क्लिक ऑन परचेजिंग, और डू यू रिमेंबर वी क्रिएटेड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप इसको क्या था, AP0 सॉरी POKP। अच्छा, आप इसको क्रिएट करेंगे,
तो ये रिमेंबर कि जो हमने परचेज डिपार्टमेंट कोड डिफाइन किया था, इसको हमने क्या कंपनी कोड के साथ असाइन किया था या नहीं किया था, ये चीज़ चेक कर ली। अच्छा, इसको सेलेक्ट करें एंड देन एंड ओके। यहाँ पे ये चूँकि डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में आपकी जो लोकल करेंसी है, ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती है। पेमेंट टर्म्स, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है जिसमें वेंडर की जो पेमेंट्स हैं वो डिसाइड की जाती हैं कि 50% एडवांस पे करना है, 20% एडवांस पे करना है, 100% कैश ऑन डिलीवरी करना है, और बाकी जो भी पेमेंट टर्म्स आपकी वेंडर के दरमियान एडजस्ट होती हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो इनिशियली आप चूँकि इसमें न्यू है, एडजस्ट रिकमेंड आप जस्ट यूज़ करें 0001। ओके। अच्छा, बात करें, ऐसा होता है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे ना विद इन 40 डेज 2% कैश डिस्काउंट, ये नेट यूनिट, तो इसमें काफ़ी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यस, आप अगर मल्टी जो वेंडर्स को क्रिएट करते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो यू कैन यूज़ different payment terms so that you can get a lot of practical knowledge in SAP accounts payable। इनकम टर्म्स आमतौर पे यूज की जाती हैं। इनकम टर्म्स बता सकते हैं क्या होते हैं इनकम टर्म्स, प्लीज एनीवन? व्हाट इज इनकम टर्म, प्लीज? इनकम टर्म्स क्या होती है? इनकम टर्म्स कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होते हैं, या जो कि मतलब कि आप लेट से कि जब इंटरनेशनल पे ट्रेड करते हो उसमें ये इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इसमें हम लेके आते हैं ड्यूटी एग्जाम कर देती है, इसको आप यूज कीजिएगा। और यहाँ पे इनकम टर्म्स आपके पास आ जाएंगी डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये क्योंकि डोमेस्टिक है ना। अच्छा, और बाकी इसके नीचे काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये अब का काम है कि जो भी आपने वेंडर को क्रिएट करना है तो वेंडर का डेटा कैसे मेंशन करना है, जैसे कि ये सेल्स पर्सन कौन सा है उसका यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, उसका डेटा मेंशन कर सकते हैं। गुड रसीद जिया मीन गुड रसीद बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड रसीद बेस्ड। इसका मतलब ये होगा लेट से कि आप वेंडर इनवॉइसेस तब जनरेट कर सकते हो कि जब आपकी इन्वेंट्री या गुड रसीद नोट वो अप्रूव होगा। बॉस का जैसे कि अब्दुल नासिर नासिर एक मिनट, तो आपको मालूम होगा कि जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं या वेंडर से परचेज करते हो, जब वो इन्वेंट्री में आती है ना, स्टोर डिपार्टमेंट में जब आती है तो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है, बल्कि आपका आई थिंक काम भी होगा ना, मतलब कि स्टोर में जब डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आती है ना, इन्वेंट्री रिसीव की जाती है, तो इंशाल्लाह को अभी याद आएगा इसकी क्यूसी होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बिना आप लेट से कि आपने इन्वेंट्री से 5000 यूनिट से रिसीव किए और क्यूसी ने उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं की, तो आफ्टर सम टाइम you realize that you have received damages goods, and after some time you will not able to return those goods to your vendor। ओके, क्योंकि ये भी एक लॉ है कि भाई आप अगर आप उसकी इंस्पेक्शन जो है विद इन टाइम नहीं करते और आफ्टर सम टाइम आप उसको रिटर्न करते हैं, तो ये पॉलिसी में भी एक लॉ है कि आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सी कंपनीज की आप, चूँकि ये जो बेवरेज सेक्टर है और जो फूड सेक्टर है, इसमें क्या होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है, इवन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपकी गुड रिसीव्ड बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनवॉइस तब आपकी बनेगी जब आपकी इन्वेंट्री जब रिसीव होगी, उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी, वो क्लियर होगी, तो आपकी इनवॉइस क्रिएट की जाएगी। ओके, अच्छा,
उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप आ जाए, एडिशनल कंट्रोल डेटा है, और इसमें सेटलमेंट रिजर्वेशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको बताने मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपने सुनोगा स्कैमर ग्रुप सप्लायर। नसी यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस वन प्लीज? स्कैमर आ जाता है, ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर भी है। स्कैमर ग्रुप बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत आप ये डिसाइड करते हैं कि लेट से आप अपने वेंडर से जो भी आपने परचेजिंग करनी है, प्राइस कैसे आप उसके मेंटेन करेंगे, मतलब ये जो करंट जो सिचुएशन चल रही है जिसमें डॉलर भी अनस्टेबल है, पेट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, एंड पॉलिटिकल कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, तो इसमें प्राइसेस कभी अप जा रही होती हैं, कभी डाउन जा रही होती हैं। पाकिस्तान में तो हर 15 डेज में माशाल्लाह से पेट्रोल कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है माशाल्लाह से। तो अब इंडस्ट्रीज का तो ऐसा सिस्टम तो नहीं होता है कि मतलब कि वो 15 डेज बाद मतलब कि अपना एक वेंडर को चेंज करते जाओ, क्योंकि वेंडर एक अच्छा वेंडर में देना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो ये इनका एक लॉन्ग टर्म जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अब्दुल नासिर आपको पता होगा कि जब किसी कंपनी के साथ किसी वेंडर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन की जाती हैं कि भाई हमने प्राइसेस को वेरी करना है, या स्टैंडर्ड में स्टेबल करना है, या फिक्स करना है, या फ्लक्चुएट अगर करना है तो किस बेस के ऊपर होगा, कितनी क्वांटिटी के ऊपर होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं, प्राइसेस के एडजस्टमेंट जो है, डिस्काउंट के एडजस्टमेंट जो है, इसको हम कहते हैं स्कैमर ग्रुप। अंडरस्टूड? अच्छा, ये भी आप बैक एंड के ऊपर आप इसको जी कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं प्लानिंग साइकिल क्या है, प्लानिंग कैलेंडर क्या है, और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम एचएस, और ये सप्लाई पास मार्किंग, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप इसको खुद से इसको मतलब आप चेक कर सकते हो। पार्टनर फंक्शन, ये यहाँ पे आई थिंक शायद डिफाइन ना किया गया हो, और आई थिंक डिफाइन नहीं किया गया। ओके, I think this is enough information we have put in vendor. तो अब आप come to generate data, और अब आप इसको सेव कर लें। अच्छा, इनकम टैक्स लोकेशन, ये हम मेंशन करते हैं लोकेशन 1, लोकेशन 2। लोकेशन 1 आपकी आ जाएगी कराची की, आ जाएगी। लोकेशन 2 आपकी इस्लामाबाद की आ जाएगी। अच्छा, और ये क्या है, वेंडर सब रेंज। अच्छा, ये जरूरत यहाँ पे नहीं है, और कम टू दिस, कम टू जनरेट डेटा। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ प्लीज़ नोट कीजिएगा, कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर भी काम कर रही होती है ना। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, ये आम तौर पे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से कि आपने आपके पास एक कस्टमर की एक डिमांड आई है, जैसे कि अब मैंने आपसे कहा था कि आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए। तो बहुत से कस्टमर्स कहते हैं कि सर आप हमें जो है ना 19 लीटर बॉटल में दे दें, या आप हमें जो 1.5 लीटर की जो बॉटल है इसका जो प्लास्टिक हो ज़रा हार्ड हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, उस पार्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पार्टिकुलर परचेज की जाती हैं वेंडर से। अंडरस्टूड? ताकि मतलब कि देखिए जितने भी कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको फॉलो अप करती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट या उसकी डिमांड या वांट्स या डिज़ायर के मुताबिक काम ना करती हो। चाहे आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लें। तो अब फॉर एग्जांपल के अब मेरे पास एक स्टूडेंट आता कहता है सर जी मैंने SAP FI करने है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने है। अब मैं उसको बोला नहीं बेटा आप आ जाओ, मैं आपको बॉटनी सिखाता हूँ, मैं आपको जोलॉजी सिखाता हूँ। तो बोलेगा सर जी ये क्या है। तो ये चीज़ होती है कि मतलब कि जो भी कस्टमर आते हैं उसकी नीड रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जो है प्रोडक्ट में चेंजेस भी लेके आ सकते हैं।
तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे उन पार्टिकुलर कस्टमर को मेंशन करते हैं ताकि हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि भाई हम ये जो पार्टिकुलर चीज़ को परचेज कर रहे हैं ये फॉर दिस पार्टिकुलर कस्टमर के लिए है। ओके और उसके अलावा पेमेंट ट्रांजैक्शंस में आपके पास डीएमई रिसीट कोड है, इंस्ट्रक्शन कीज है, पेन डॉक्यूमेंट है, और इवन के यहाँ पे जो है आप बैंक अकाउंट भी मेंशन कर सकते हो वेंडर का। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आप वेंडर को यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो जैसे। ओके, नाउ यू कैन सेव योर वेंडर। ओके, प्लीज नोट दिस पॉइंट। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास यहाँ पे एक अलग कोड आएगा जिसका कोड है 6567511 और ये सप्लाई कोड है, वो कहाँ पे गया सप्लाई कोड, ये 11119, ये अलग कोड से, राइट। अब लेट्स से आपने लेट्स से इसको हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं और नाउ यू हैव टू सी हाउ मेनी वेंडर्स यू हैव क्रिएटेड। आप क्या काम करते हो, एम के वी जी ये कोड यूज करने आपने। ओके, एंड जस्ट गिव योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे ये देखें आपके सामने क्या आ रहा है, सप्लायर कोड आ रहा है 11119। ओके, और कुछ जगह पे आपका सप्लाई कोड यूज होगा, कुछ जगह पे आपका जो है बीपी कोड यूज होगा। अंडरस्टूड। तो ये अब आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट है वो प्लीज नोट कीजिए एंड काइंडली इसको आपने डिफाइन भी कर लें। नाउ यू हैव टू क्रिएट 7 वेंडर्स। ओके, 7 वेंडर्स को हम क्या करेंगे, जैसे कि वी हैव डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, तो हम हर वेंडर को अलग अलग रॉ मटेरियल का एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखें, जितना आपके पास डेटा ज़्यादा होगा उतनी ही आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उतनी आपके पास जो है वर्किंग नॉलेज ज़्यादा होगी, प्रैक्टिकल जो आपका नॉलेज है वो आपका ज़्यादा होगा। और आपने ये काम करना है कि जो भी आप वेंडर्स को क्रिएट करें ना, आप बल्कि एक काम ये कीजिएगा, एक एक्सेल शीट बनाएं, उसमें तमाम कोड्स को मेंशन करें, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं इनके कोड्स को मेंशन कर दो, उनके प्राइसेस को मेंशन करें, और जो वेंडर्स आपने क्रिएट किए हैं इनके भी कोड्स को मेंशन करें, इनकी लोकेशन को भी मेंशन करें। वेंडर्स के 2 कोड्स होंगे, एक आपका बीपी कोड होगा, एक आपका सप्लायर कोड होगा, राइट। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्विजिशन एंड क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्विजिशन, आरएफक्यू एंड परचेज कोटेशन, इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? अच्छा, नेक्स्ट अगर आपने वेंडर को क्रिएट करना है ना, तो आप सिंपल क्या काम करोगे, यूज बीपी। बीपी स्टैंड फॉर बिजनेस पार्टनर। ओके, लेट्स से कि सर अगर हमने किसी वेंडर को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप सेम यूज करेंगे, और यहाँ पे आप पुट करेंगे क्या था 87, ये जो बता सकते हैं इसका कोड क्या था प्लीज? अच्छा, हम ये समझे कि हमें कोड नहीं मालूम कि बीपी कोड क्या था, so we will again use mkvz और execute, double click on this, ये आपके पास आ गया बीपी पार्टनर। ओके, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ पे लेट्स से कि इफ यू वांट टू मेंशन पेमेंट ट्रांजैक्शन,
बैंक डिटेल आप मेंशन करना चाहते हैं, आप वो भी इसमें पुट अप कर सकते हो। स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। और क्या होता है, बस यही चीज़ आपने इसको करनी है। ओके, तो इसको फिर हम यहाँ पे सेव कर दें। यहाँ पे आपके पास देखिए ये चीज़ें आ रही हैं, हॉलीडे होम है, बिलिंग एड्रेस है, तो ये भी आप जो है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस, सप्लाई रिटर्न टू एड्रेस, कस्टमर सोर्ट टू एड्रेस, तो जितने भी ऑप्शंस हैं आप वन बाय वन इन सबको एडजस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। So we have created and we have discussed all about domestic vendor, and if you want to बाकी जो है ना अब इंटरनेशनल वेंडर, इंशाल्लाह पहले हम डोमेस्टिक के सारी ट्रांजेक्शन मुकम्मल करेंगे, देन वी विल गो टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ताकि आपको डोमेस्टिक के लॉजिक क्लियर हो, फिर आपको इंटरनेशनल की लॉजिक क्लियर होगी। क्योंकि इंटरनेशनल में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि करेंसी को कैसे मेंशन किया जाता है और उसको मैनेज आपने कैसे करना है, इंटरनेशनल जो करेंसी है डॉलर, उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है, एलसी आप कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, शिपमेंट क्या होती है, शिपिंग लाइन क्या होती है, मेड कार्ड क्या होता है, बीएल क्या होता है, और इसी तरीके से काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो हैं, कस्टम क्लियरेंस क्या होती है और इंश्योरेंस कैसी होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इवन के यार्ड मैनेज कंटेनर यार्ड मैनेजमेंट भी आप इसमें करेंगे, लॉजिस्टिक इसमें इन्वॉल्व होगी, क्रॉस डॉकिंग भी इसमें आती है, और उसके अलावा जो मतलब कि डैमेजेस हैं, ये आपने बी कॉम में कुछ एक सब्जेक्ट है बी कॉम में बिजनेस लॉ, तो कुछ स्टूडेंट को शायद याद भी होगा कि उसमें क्या है, जो गुड्स बाय सी, क्या है जो गुड्स बाय एयर, तो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हो, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज, एनीथिंग एल्स? सब खामोश ऐसे हो जाते जैसे माशाल्लाह से सर मुझे समझ आई है थोड़ी